1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पाकिस्तान। रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से फातिमा अली जिन्ना को गद्दार करार दे दिया जाता है। प्रेसिडेंट अयूब खान फातिमा अली जिन्ना को गैर फितरी जिंदगी गुजारने के लिए भी अक्यूज करते हैं। 1950s में ही जमात इस्लामिया की तरफ से फातिमा अली जिन्ना को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो पर्दे को खराब कर रही हैं। बेगम राना लियाकत अली खान का ऐसा मानना था कि फातिमा अली जिन्ना अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हैं। 1967 में फातिमा अली जिन्ना के डेथ के बाद 2003 में उनके भतीजे आकर बताते हैं कि फातिमा अली जिन्ना को एक्चुअली में असैसिनेट किया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट अयूब खान इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। नरिंद्रा मोहन के एक प्ले मिस्टर जिन्ना में फातिमा अली जिन्ना का भी कैरेक्टर प्ले किया गया है, जहां फातिमा अली जिन्ना को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में उनके पॉलिटिकल डिसीजंस पूरी तरह से खराब किए हैं, उनको उल्टी सीधी एडवाइसेस दे देकर। जी हाँ, ये सारी एक्यूजेशन मादरे मिल्लत फातिमा अली जिन्ना के खिलाफ थी, लेकिन क्या इनकी मादरे मिल्लत के टाइटल के अलावा हम फातिमा को जानते भी हैं या फिर नहीं? वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं और आज की वीडियो में हम फातिमा अली जिन्ना पर लगाए गए जितने भी इल्जामात हैं उनके पीछे की सच्चाई ढूंढने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या वाकई में फातिमा अली जिन्ना ने पॉलिटिकल हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल फेस किया है। 1983 कराची में फातिमा जिन्ना पैदा होती हैं, जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की बहन थी। अब वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी जहां पर लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो 1901 में उनके फादर की डेथ के बाद इनके भाई जिन्ना ने फातिमा की जिम्मेदारी ली और उन्हें आगे पढ़ने के लिए इनकरेज किया और फिर 1919 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से अपनी डेंटिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट की। इस तरह वो साउथ एशिया की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन डेंटिस्ट बन गई। अब उस टाइम पर डेंटिस्ट की डिग्री एक औरत के लिए काफी ज्यादा रेयर मानी जाती थी। ऐसे में फातिमा ने बम्बई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, वहाँ अपना एक डेंटल क्लिनिक भी खोला था। उस टाइम पर एक औरत के लिए ये सब कुछ कर पाना कोई आसान बात नहीं थी। फातिमा ने जेंडर बैरियर्स को तोड़ा था, लेकिन उनकी असल स्ट्रगल तो अब शुरू हुई थी। फातिमा ने अपनी जिंदगी की शुरुआत के 8 साल अपने भाई जिन्ना के साथ गुजारे 1918 तक, लेकिन जब जिन्ना के रतन भाई से शादी हो गई तो फातिमा उनसे अलहदा हो गई और फिर 1929 रतन भाई की डेथ के बाद फातिमा ने अपने क्लिनिक को क्लोज कर दिया और वो जिन्ना के पास चली गई। जिन्ना के घर का चार्ट संभाला और जिन्ना की डेथ यानी कि 1948 तक वो जिन्ना के साथ रही। टोटल 28 साल तक वो जिन्ना के साथ रही, जिनमें से आखिरी के 19 साल जिन्ना की जिंदगी के मुश्किल तरीन साल थे। ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना की जिंदगी में जितने भी फैसले जिन्ना पॉलिटिकल लेवल पर लेते थे, उस सब की एडवाइस वो अक्सर फातिमा से लिया करते थे। ये पॉलिटिकल डिसीजंस को लेकर बातचीत वो अक्सर खाने की टेबल पर बैठकर किया करते थे। वो जिन्ना के पूरे पॉलिटिकल करियर में उनके साथ साथ चलती रही थी। अब वो चाहे 1932 ही क्यों ना हो, जहां पर उन्होंने जिन्ना को लंदन में ज्वाइन किया था और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वो लंदन में ही रही थी कुछ अरसा के लिए। फिर उन्हें बम्बई प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। 1947 तक इस कैपेसिटी के लिए उन्होंने काम किया। 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग की लाहौर सेशन भी अटेंड की थी। ये उन्हीं के एफर्ट्स थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी 1941 दिल्ली में। और 1947 आजादी के टाइम पर भी फातिमा अली जिन्ना मुस्लिम वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रही थी। उन्होंने वुमेन्स रिलीफ कमेटी तक फॉर्म की थी। अब 1940s में जब एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान की डिमांड बढ़ गई थी हिंदुस्तान, तो फातिमा जिन्ना चाहती थी कि औरतें भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन करें। उस टाइम पर मुस्लिम वुमेन का पब्लिक में दिखाई देना बहुत ज्यादा रेयर था। उन्होंने औरतों के लिए सेपरेट रैलीज और स्पीचेस तैयार की। अब 1947 में पाकिस्तान तो बन चुका था, लेकिन फातिमा जिन्ना का स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये न्यू कंट्री बहुत सी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। जिन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद महाजरीन का ख्याल रखने के लिए भी फातिमा अली जिन्ना सबसे आगे थी। अब जिन्ना की डेथ के बाद पूरे 2 साल तक फातिमा जिन्ना को अलाउ नहीं था कि वो पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट दे सके। जिन्ना की तीसरी डेथ एनिवर्सरी ही थी जब रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की, लेकिन इस टाइम पर भी जब वो जिन्ना के स्ट्रगल्स या फिर जिन्ना के विजन के बारे में बात कर रही थी तो उनकी स्पीच को आधे में रुकवा दिया गया। जहां कहीं भी फातिमा अली जिन्ना के बारे में बात होती तो बार बार उन्हें ऐसा ही पोर्ट्रे किया जाता कि वो एक इविल सिस्टर थी जो कि अपने भाई के सभी पॉलिटिकल फैसलों को बर्बाद करती आ रही थी, उनको उल्टे सीधे मशवरे देकर। लेकिन जिन्ना खुद अपनी बहन के बारे में क्या कहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसा मानना था कि मिस फातिमा जिन्ना उनके लिए एक मुसलसल मदद और हौसले का जरिया है। वो दिन जब उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक कैदी बनाकर ले जाया जाने वाला था, उस वक्त उनकी
बहन ही थी जिन्होंने उन्हें हौसला दिया। आजादी के टाइम पर भी उनकी सबसे ज्यादा मदद फातिमा ने की। एक और जगह उन्होंने कहा कि मेरी बहन मेरे लिए उम्मीद की एक रोशन किरण की तरह होती है, जब कभी भी मैं घर उससे मिलने जाता हूँ। मेरी परेशानियां और मेरी सेहत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी अगर फातिमा मेरे साथ ना होती या फिर फातिमा इस सब में मेरी मदद ना करती। 1958 का टाइम था जब पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। जनरल अयूब खान को जैसे ही मौका मिलता है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं, पाकिस्तान के पहले मिलिट्री रूलर बन जाते हैं और यहीं से पाकिस्तान में अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की शुरुआत होती है। उनकी लीडरशिप में 3 मेन काम किए गए। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, प्रेस को, मीडिया को सेंसर किया जाने लगा, कोई भी आवाज जो उनके खिलाफ उठती थी उसे बैन कर दिया जाता था। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जहां पर अब पब्लिक के पास ये राइट नहीं था कि वो अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सके डायरेक्टली, बल्कि लोकल गवर्नमेंट मेंबर्स वोट करते थे प्रेसिडेंट या फिर नेशनल इश्यूज के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज की एक और अलायंस बनती है जिसे COP का नाम दिया जाता है, कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज। ये पार्टीज 1960s के इलेक्शन में जनरल अयूब खान के अगेंस्ट खड़ी थी और यही पार्टीज अपनी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए फातिमा अली जिन्ना को चुनती हैं। 1960s में 71 ईयर की एज में फातिमा अली जिन्ना दोबारा से पॉलिटिक्स के मैदान में कदम रखती हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फातिमा अली जिन्ना के 3 मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे पॉलिटिक्स में दोबारा कदम रखने के। पहली चीज, वो डेमोक्रेसी को दोबारा से रीस्टोर करना चाहती थी और अथॉरिटेरियन रूल को खत्म करना चाहती थी। उनकी तरफ से सिंपल स्लोगन था कि फातिमा की तरफ दिया जाने वाला वोट डेमोक्रेसी की तरफ दिया जाने वाला वोट कहलाएगा। दूसरा, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिन्ना का विजन। उनका कहना था कि जिन्ना के विजन को पूरी तरह से पाकिस्तान में इग्नोर किया जा रहा है। तीसरा मेन पॉइंट था अयूब खान की तरफ अवाम का हुआ गुस्सा। स्लोली अयूब खान के अगेंस्ट लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया था कि कैसे उनकी तरफ से इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो वो चाहती थी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक इक्विटी को इम्प्रूव किया जाए और इस सब के लिए वो काम करेंगी अगर उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो। अब जाहिर है अयूब खान फातिमा से पॉलिटिकल लेवल पर नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने रिलीजन का ही इस्तेमाल किया फातिमा के अगेंस्ट यूज करने के लिए। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उन्हें मॉक किया गया कि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, एक औरत हैं तो उन्हें मॉडर्न पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। अयूब खान की तरफ से एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी उठाया गया कि इस्लाम में तो औरत को लीडरशिप की इजाजत ही नहीं है, तो फातिमा अली जिन्ना जो कुछ भी करना चाह रही है वो अन इस्लामिक है। उनके ऊपर गैर फितरी जिंदगी गुजारने का भी इल्जाम लगाया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। रेडियो पाकिस्तान से उनकी सभी स्पीचेस को बैन कर दिया जाता था या फिर सेंसर कर दिया जाता था। मीडिया क्योंकि अयूब खान के कंट्रोल में था तो ज्यादा उन्हीं को कवर किया जाता था, जबकि फातिमा की गैदरिंग्स वगैरह को कवर नहीं किया जाता था। साथ ही अयूब खान के फेवर में ज्यादा गवर्नमेंट लोकल्स थे, जबकि फातिमा अली जिन्ना को आवाम की तरफ से, आम आवाम की तरफ से मैसिव सपोर्ट मिला हुआ था। It is her opinion that the people had already selected the parliamentary form of government. President Ayoub speaks on a diversity of national problems. लेकिन 1965 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो ये प्रूव कर देता है कि कैसे पाकिस्तान में इसके बाद से कभी भी अवाम को राइट नहीं दिया जाने वाला अपना प्रेसिडेंट चूज करने का, क्योंकि जहां पर फातिमा अली जिन्ना के पास आम आवाम की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके बावजूद भी अयूब खान इन इलेक्शंस को जीत जाते हैं। फातिमा अली जिन्ना ने 1955 में माई ब्रदर नाम की एक बुक भी लिखी थी जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के ऊपर। ये 1987 में पब्लिश की गई थी, लेकिन फिर अयूब खान के दौर में इसे सेंसर कर दिया गया और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि फातिमा ने ओपनली इस बुक में 5 ऐसे अहम पॉइंट्स लिखे थे जो कि कई लोगों के लिए हजम करना मुश्किल था। उन्होंने ओपनली लिखा था कि कैसे उनके भाई को पाकिस्तान की मूवमेंट के दौरान धोखा मिला था उनके आसपास के लोगों से जिनके साथ वो काम कर रहे थे, और यही दगाबाजी उनके सेहत के बिगड़ने के पीछे की वजह भी थी। अपनी इलेक्शन स्पीचेस के दौरान फातिमा जिन्ना ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था अयूब खान और उनकी फैमिली को करप्शन के लिए। इसी वजह से बदले में अयूब खान की तरफ से फातिमा पर इल्जाम लगाया गया कि वो इंडिया या फिर अमेरिका की एजेंट है पाकिस्तान में। इलेक्शंस को हारने के बाद वो दोबारा से पॉलिटिक्स से पीछे हट जाती है। उस वक्त आबिदा हुसैन जो कि साउथ पंजाब की प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन बनने वाली थी बाद में, और साथ ही एम्बेसडर भी बनने वाली थी पाकिस्तान की यूएस को लेकर, उन्होंने बताया कि वो और उनकी माँ फातिमा जिन्ना से मिलने के लिए गए थे उनके मोहत्ता पैलेस में जुलाई 1965 में। उन्होंने आबिदा से ये भी कहा कि क्या अगर मेरे भाई ये सारी पाकिस्तान की सिचुएशन देख
دیکھتے تو کیا وہ کبھی پاکستان کی کریشن کے لیے اسٹرگل کرتے؟ کیا وہ ایک ایسی علیحدہ کنٹری چاہتے جہاں پر کانسٹیٹیوشن ہی موجود نہیں ہے، جہاں پر جسٹس ہی موجود نہیں ہے؟ اگر پاکستان ایسا ہی بننا تھا تو پھر پاکستان کو بنانا ایک بیوقوفانہ غلطی تھی۔ اب جولائی 22، 2003 ڈیلی خبرین کی ایک رپورٹ کے مطابق جناح نے 8 جولائی 1967 کو لیاقت علی خان کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کی تھی شام میں۔ وہ اکیلے گھر واپس گئی تھی اور پھر اس کے بعد اگلے ہی دن 9 جولائی 1967 کو ہی ان کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ انہیں سوتے میں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ 22 جولائی 2003 میں ایک رپورٹ پبلش کی جاتی ہے اردو ڈیلی نوائے وقت میں، جہاں پر شریف الدین پریزادہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان، ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے آنریری سیکریٹری بھی۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ فاطمہ جناح کی کوئی نیچرل ڈیتھ 1967 میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ایک مرڈر تھا جو کہ ان کے سرونٹس میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ یہاں تک کہ 1967 کے بعد ان کے لائر جو کہ ان کے بھانجے بھی تھے اکبر پریبھائی، وہ پاکستان آئے تھے بمبئی سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان جو کہ بنگلہ دیشی عوامی لیگ کے فارمر لیڈر تھے، وہ بھی کنونس تھے کہ فاطمہ علی جناح کا مرڈر ہی ہوا ہے۔ ڈیلی پاکستان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہی بتایا کہ اس وقت کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے اس سب کو کور اپ کیا ہے۔ اب وہی لائر شریف الدین پیرزادہ نے ایک اور چیز بھی ریویل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے انٹیریئر منسٹر قاضی فیض اللہ نے ایک انکوائری رپورٹ تیار کروائی تھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخم تھے، ان کی گردن پر ایک 4 انچ کا گہرا گھاؤ تھا۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ فاطمہ کے بھتیجے پیر بھائی جو کہ بمبئی سے پاکستان آئے تھے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، انہوں نے جب گورنمنٹ سے فاطمہ کے پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ فاطمہ کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، تو ان کی اس پوری اسٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا جنرل ایوب خان کی طرف سے یا پھر اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اب اس سب کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ فاطمہ جناح کی کیا واقعی میں ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی یا پھر یہ ایک اسیسینیشن تھی؟ بہت سے لوگ فاطمہ جناح کو شروع سے ہی ایک فیمنسٹ کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ اپنا ایکسٹریم لینس لگا کر انہیں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فاطمہ جناح عورتوں کو ان کے بیسک رولز پر سے ہٹا دینے کا کام کر رہی تھی، بلکہ ان ریالٹی فاطمہ جناح کے اپنے بلیفز کافی الگ تھے۔ ان کا تو ایسا ماننا تھا کہ مدر ہوڈ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے۔ ایک عورت کا سب سے زیادہ فوکس اس کے بچے پر ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھی ماؤں کی ضرورت ہے۔ اچھی مائیں ایک اچھا قومی اثاثہ ہیں۔ ماڈرن وومن اس سب کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ یا پھر کنزرویٹو ہے، اور ان ایجوکیٹڈ وومن تو اپنی ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں پاتی ہیں۔ سو ان ٹوٹل وہ اگر وومن کو انڈیپینڈنٹ بنانا بھی چاہتی تھی تو اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وومن اپنی فیملی ویلیوز کو کھو بیٹھیں۔ امیجن ایک کنزرویٹو ماحول میں پیدا ہونا جہاں پر اپنی پڑھائی کے لیے پہلے اسٹرگل کرنا، پہنچ جانے کے بعد اپنے کیریئر کو اچیو کر جانے کے بعد اپنے ایمبیشنز کو پوری طرح سے چھوڑ دینا، اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کو بھول جانا، اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستان کا نام بنانے کے لیے یا پھر پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے، اور پھر پاکستان کی طرف سے یہ تانا سننا کہ بڑی عمر کی ہو گئی ہے لیکن شادی نہیں ہوئی ہے، غیر فطری زندگی گزاری ہے، یہ تو غدار ہے، یہ انڈیا اور امریکہ کی ایجنٹ ہے پاکستان میں، یہ تو پاکستان میں ان اسلامک چیزیں لانا چاہتی ہے، اس نے جناح کے پولیٹیکل ڈیسیجنز کو برباد کر دیا پوری طرح سے۔ وہ اکلوتی عورت جو کہ پاکستان کی کریشن سے پہلے سے پاکستان کی کریشن کے بعد تک پاکستان کے لیے لڑتی رہی، جناح کے ویژن کے لیے لڑتی رہی، انہیں غدار کا لیبل دے دیا گیا۔ ایوب خان کے بارے میں اور پاکستان کے یہ پہلے اتھارٹیرین گورننس کے بارے میں ہم پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر اور بھی زیادہ ویڈیوز بنائے جائیں تو لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ فاطمہ علی جناح کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا یا پھر یہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی؟ لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اینڈ یس، اللہ حافظ۔